गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आपने चैप्टर 1 द लास्ट लेसन का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अच्छे से देखा होगा और आपको चैप्टर अच्छे से समझ भी आया होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। चैप्टर में ऐसे कितने सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे जिसका मीनिंग हम कभी भी गूगल में सर्च करने या डिक्शनरी में खोजने की दिक्कत नहीं उठाते, लेकिन इस वजह से हमारी वोकैबुलरी वीक रह जाती है और जब हम क्वेश्चन के आंसर्स फ्रेम करते हैं तो हमें नए वर्ड्स मिलते ही नहीं हैं। जो 2-3 वर्ड्स हमारे पास अच्छे होते हैं वही सेम वर्ड्स हम बाकी सारे आंसर्स में रिपीट करते हैं और इस वजह से हमारे मार्क्स कटने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम मैं आपकी सॉल्व करूंगी, क्योंकि इस वीडियो में हम सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो कि चैप्टर 1 द लास्ट लेसन में है हम उन सब के मीनिंग्स पढ़ेंगे, प्लस NCERT के क्वेश्चन आंसर्स जो चैप्टर के अंदर दिए गए हैं, जो चैप्टर के बाहर दिए गए हैं, हम सब डिस्कस करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पेज नंबर 2, 3 और 4 के सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड यानी कि ये वर्ड का प्रयोग चैप्टर में कहाँ हुआ है, किस कंटेक्स्ट में हुआ है, वो भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको मीनिंग्स प्लस चैप्टर का फिर से एक बार रिवीजन मिल जाए। सबसे पहला वर्ड है ड्रेड। ड्रेड का मतलब होता है फियर। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि फ्रांस वॉज इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। ठीक है, क्यों इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग? क्यों उसे डर था डांट का? क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स का चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था, एंड सेकेंडली ही वॉज लेट फॉर स्कूल। नेक्स्ट इज सॉमिल। व्हाट इज सॉमिल? अ मिल फॉर सॉइंग टिम्बर, यानी कि लकड़ी चीरने का एक औजार। नेक्स्ट इज एप्रेंटाइज। एप्रेंटाइज मतलब ट्रेनर। अब मुझे आप ये बताएंगे कि एप्रेंटाइज का वर्ड कहाँ यूज हुआ था? येस, वेरी गुड। एप्रेंटाइज का वर्ड किसके साथ यूज़ हुआ था? जब फ्रांस भागा स्कूल जा रहा था, वो लेट हो गया था, तो रास्ते में एक टाउन हॉल था। आई होप आपने अगर चैप्टर अच्छे से सुना है, तीनों के तीनों पार्ट्स देखे हैं तो आपको पता होगा टाउन हॉल था। यानी कि जब फ्रांस स्कूल जा रहा था तो बीच रास्ते में टाउन हॉल पड़ा था और टाउन हॉल में एक बुलेटिन बोर्ड है जहाँ पे सारी की सारी लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स, जो भी न्यूज़ होती है सरकार बदलने की, अभी जैसे अल्सॉस को किसने कैप्चर कर लिया था? जर्मनी। तो उसके जितने भी सारे रिलेटेड ऑर्डर्स थे, अनाउंसमेंट थी, वो सब टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड पे वो नोटिस लग जाते थे। तो वहाँ पे इतनी भीड़ थी, फ्रांस के पास टाइम नहीं था रुकने के लिए कि क्या ये भीड़ क्यों लगी है, क्या नया नोटिस आया है। तब वहाँ पे एक वो था ब्लैक स्मिथ जिसका नाम था वॉचर, और उसके साथ उसका ट्रेनर था। तो ब्लैक स्मिथ ने क्या बोला था फ्रांस को कि तुम इतना भाग के मत जाओ, अभी तो बहुत टाइम है स्कूल पहुंचने के लिए। ये वाली बात मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ। उसने फ्रांस पे टॉन्ट नहीं मारा था, उसने कोई जोक नहीं मारा था, उसने कोई व्यंग नहीं किया था। उसने ऐसा क्यों बोला था? क्योंकि वो ऑलरेडी बुलेटिन बोर्ड पे लिखी हुई न्यूज़ पढ़ चुका था कि अब से अल्सॉस और लॉरेन के दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में जर्मन लैंग्वेज ही बोले जाने वाली है, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाने वाली है। इसलिए उसने बोला कि तुम स्कूल के लिए लेट नहीं हुए हो, क्योंकि अब तुमसे मौका ही छिन गया है फ्रेंच लैंग्वेज सीखने का। तो आज स्कूल में तो एटमॉस्फेयर ही अलग होगा, तो इसलिए तुम बिल्कुल भी लेट नहीं हुए हो। उसे पता था कि आज, मतलब ब्लैक स्मिथ वॉचर को पता था कि आज स्कूल का एटमॉस्फेयर क्या होगा, सबका मूड ख़राब होगा, शायद ही कोई पढ़ाई हो, क्योंकि सबको इतनी बुरी खबर जो मिली है। इस वजह से उसने फ्रांस से बोला कि तुम आज स्कूल के लिए लेट नहीं हुए हो, आराम से जाओ। लेकिन उस समय फ्रांस को पता नहीं था, उसे लगा कि शायद ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। लेकिन बाद में उसे पता चला जब उसने स्कूल में एम हैमिल से ये बात सुनी कि अब से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाने वाली है। नेक्स्ट है बब। बब मतलब होता है बॉय, लड़का। फिर है रैपिंग। रैपिंग यानी कि थंपिंग। बुक में एक लाइन है, एम हैमिल्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, यानी कि रूलर क्या होता है? स्टील का होता है, स्केल जिसे हम कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। जब हम उसे टेबल पर ऐसे ठक 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 करते हैं तो इस खटखटाने वाली आवाज़ को क्या बोलते हैं? रैपिंग, या बोल सकते हैं थंपिंग। नेक्स्ट है प्राइमर। अ स्मॉल बुक फॉर लर्नर। ये वर्ड किससे रिलेटेड है? ये वर्ड रिलेटेड है ओल्ड हॉजर से। आपको याद है फ्रांस ने पीछे मुड़ के देखा था, बैक बेंचर्स पे 3 लोग बैठे थे, ओल्ड हॉजर, फॉर्मर मेयर, पोस्ट मास्टर। उनमें से ओल्ड हॉजर के पास ये प्राइमर थी। प्राइमर क्या है? उसके पास एक बिगनर्स के लिए एक लर्निंग बुक थी, यानी कि जो लोग एकदम लैंग्वेज सीखते हैं, एकदम स्टार्ट करते हैं, तो जिस बुक का प्रयोग वो इनिशियल स्टेजेस में करते हैं, बिगिनिंग में करते हैं, दैट इज प्राइमर। ये पुट्टी वाला प्राइमर नहीं है, यहाँ पे प्राइमर एक इनिशियल बुक को बोला गया है जो लर्नर्स यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्रैंकी। क्रैंकी मतलब स्ट्रेंज। अब ये क्रैंकी वर्ड का प्रयोग किसने किया था? वेरी गुड, फ्रांस ने किया था। जब फ्रांस को पता चला कि कल एम हैमिल उन सबको छोड़ के जाने वाले हैं क्योंकि अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाने वाली है, तो वो एम हैमिल की सारी नेगेटिविटीज़ भूल जाता है। वो भूल जाता है कि वो कितने क्रैंकी हैं, वो कितने स्ट्रेंज है, वो कितने सनकी है, और एकदम से उसके मन में एम हैमिल के लिए अफेक्शन जाग उठता है।
कुछ थोड़े से और डिफ़िकल्ट वर्ड्स है जो 5, 6, 7, 8 पेज नंबर्स में दिए गए हैं। अगर आप ये अच्छे से समझ लेंगे तो चैप्टर में ऐसा कोई और वर्ड नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। प्लस इनकी मीनिंग समझने के बाद इसे आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं ताकि आंसर्स थोड़े से और अपीलिंग लगे। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा ड्रेडफुल। ड्रेडफुल यानी कि टेरिबल। एक्चुअली ये वर्ड किसने यूज़ किया था? ये वर्ड यूज़ किया था फ्रांस ने। किसने किया था? फ्रांस ने। ही टोल्ड दैट ड्रेडफुल रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। उसने पार्टिसिपल्स के जो रूल्स हैं, हम ग्रामर में रूल्स पढ़ते हैं, ऐसे पार्टिसिपल्स भी इट्स अ पार्ट ऑफ अ ग्रामर, इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रामर। तो फ्रांस ने पार्टिसिपल्स के रूल को बोला था कि काफ़ी टेरिबल, काफ़ी ड्रेडफुल रूल है, क्योंकि उसे कभी समझ में नहीं आते थे, इस वजह से वो कभी उसे लर्न नहीं कर पाता था। नेक्स्ट है रिप्रोच। रिप्रोच मतलब ब्लेम। ऑल एट वन स्ट्रोक यानी कि ऑल एट वंस। ये लाइन किसके कंटेक्स्ट में यूज़ की गई है मैंने बहुत अच्छे से अपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में समझाया है। ऑल एट वन स्ट्रोक यूज़ की गई है एम हैमिल के लिए। वहाँ पे बोला गया था कि एम हैमिल वॉज अ पुअर मैन, ही वॉज अ हेल्पलेस मैन। उसके पास आज ही एक दिन था जब वो उसके पास जितनी नॉलेज है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में वो दे सके। टुडे वाज द लास्ट चांस, यानी कि जिस दिन द लास्ट लेसन का दिन था उसके पास वही एक चांस था कि जितनी नॉलेज उसके पास फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में है वो शेयर कर सके। तो वहाँ पे एक चैप्टर में लाइन लिखी गई है कि आज एम हैमिल की ऐसी हालत थी कि वो अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो उन्हें है अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक बार में ऑल एट वंस अपने स्टूडेंट्स को देना चाहते थे। इसलिए वहाँ पे यूज़ किया गया था ऑल एट वन स्ट्रोक। किसके कंटेक्स्ट में यूज़ किया गया? एम हैमिल के। क्यों? बिकॉज ही वॉन्टेड टू गिव ऑल द इंफॉर्मेशन ही हैड टू हिज स्टूडेंट्स, बिकॉज दैट डे, दैट पर्टिकुलर डे वॉज द लास्ट डे ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। एंजेलस, अ बेल रंग फॉर प्रेयर्स। 12 बज गए थे, हमने पढ़ा था लास्ट में। चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 एंड द एंजेलस रंग। एंजेलस वहाँ पे चर्च बेल है, बेल रंग फॉर प्रेयर्स, यानी कि 12 बजे चर्च की बेल बजती है और सब लोग उठ के प्रेयर्स करते हैं। लास्ट वाले वर्ड का मैंने मीनिंग नहीं लिखा क्योंकि आपने अगर अच्छे से चैप्टर देखा है तो आप ये मेरे को सामने से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। विव ला फ्रांस, मैंने अच्छे से बताया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। विव ला फ्रांस। चलिए ठीक है, जिसने चैप्टर पढ़ लिया वेल एंड गुड, जिसने नहीं पढ़ा मैं बता देती हूँ। विव ला फ्रांस का मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी कि एम हैमिल ने अपने क्लोजिंग वर्ड्स, यही 3 वर्ड से क्लोजिंग की थी क्लास की और बोला था कि नाउ द क्लास इज डिसमिस्ड। ये 3 स्पेशल वर्ड्स, 3 मैजिकल वर्ड्स, उन 3 मैजिकल वर्ड्स उन्होंने लिखे थे जिसका मीनिंग है लॉन्ग लिव फ्रांस। व्हाट इज द मीनिंग? लॉन्ग लिव फ्रांस। तो जब भी आप आंसर्स में यूज़ करें इस वर्ड को तो सबसे पहले विव ला फ्रांस लिखें, उसके बाद दैट इज करके आप उसका मीनिंग लॉन्ग लिव फ्रांस लिख सकते हैं। लेकिन ये वर्ड अगर आप आंसर्स में यूज़ नहीं करते और सीधे लॉन्ग लिव फ्रांस लिखते हैं तो आपका आंसर थोड़ा और अच्छा नहीं लगता है। तो फर्स्ट यूज़ दीज वर्ड्स क्योंकि यही ओरिजिनल वर्ड्स हैं जो एम हैमिल के मुख से निकले थे। देन यू कैन राइट द मीनिंग लॉन्ग लिव फ्रांस। तो यहाँ पे हमने पूरी की पूरी वोकैबुलरी डिस्कस कर ली है। बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे हैं जो डिफिकल्ट आपको लगते होंगे लेकिन सच में बहुत ईजी हैं। अब आपको आंसर इन सब की मीनिंग पता चल गए हैं तो यू आर गोइंग टू यूज़ दीज वर्ड्स इन योर आंसर्स। अब फटाफट से एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। जल्दी से एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स पर जो चैप्टर के अंदर दिए गए हैं विद द नेम थिंक एज यू रीड। तो आप पेज नंबर 7 पे देखेंगे थिंक एज यू रीड का एक छोटा सा साइड में कॉर्नर बना हुआ है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रांस को क्या प्रिपेयर्ड रहना था? उस दिन फ्रांस को पार्टिसिपल्स के रूल के साथ प्रिपेयर रहना था। सो France was expected to be prepared with the rule of participles because M. Hamel has scheduled that he will take a test on participles that day. लेकिन आपको पता है आफ्टर स्टोरी कि उसने बिल्कुल भी अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था, इसलिए जब उसकी चांस आई तो वो पूरा का पूरा मिक्स हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। What did France notice that was unusual about the school that day? उस दिन स्कूल में क्या अनयूजुअल था, यानी कि क्या स्ट्रेंज था? उस दिन स्कूल का एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा काम था, काफ़ी ज़्यादा सीरियस था। यानी कि मोस्टली स्कूल्स में क्या होता है, हम लोग भी अपने स्कूल्स में एंटर करते हैं तो हसल बसल, डिस्टर्बेंस रहता है, क्योस रहता है, बच्चों की बातें हैं, कई कोई बात कर रहा है, कई कोई बात कर रहा है, कोई बेंच उठा रहा है, कोई डेस्क इधर उधर कर रहा है। लेकिन ऐसे ही फ्रांस के स्कूल में भी होता था। लेकिन उस दिन द लास्ट लेसन के दिन फ्रांस के स्कूल में एकदम शांति थी और यही अनयूजुअल बात थी कि स्कूल का एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा सीरियस था, काफ़ी ज़्यादा काम था, काफ़ी ज़्यादा क्वाइट था।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वॉट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड में क्या नोटिस था? बुलेटिन बोर्ड कहाँ है? पहली बात, बुलेटिन बोर्ड टाउन हॉल में प्लेस्ड है और बुलेटिन बोर्ड से अभी तक सारी इन्फॉर्मेशन आई है, भली अच्छी हो भली बुरी खबर हो, सारे की सारी अनाउंसमेंट, ऑर्डर्स, न्यूज़, सब न्यूज़ बुलेटिन बोर्ड से आई है। तो अब लेटेस्ट अनाउंसमेंट क्या थी बुलेटिन बोर्ड में कि जर्मन लोगों ने अल्सोस और लॉरेन यानी कि ये जो 2 फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें फ्रेंच लैंग्वेज को कर दिया था बैन और बोला था कि सिर्फ अब पढ़ाई जाने वाली है जर्मन लैंग्वेज। तो ये न्यूज़ थी। अब चलते हैं पेज नंबर 8 में, जिसमें थिंक एज यू रीड में से 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? What changes did the order from the Berlin cause in school that day? ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, आपको पता है क्या था ऑर्डर कि अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाने वाली है। तो ऐसी नेगेटिव, ऐसी सैड न्यूज़ के बाद स्कूल में क्या क्या चेंजेस हुए? फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल का एटमॉस्फेयर पूरा बदल गया। स्कूल का एटमॉस्फेयर एकदम बहुत ज़्यादा शांत हो गया। जैसे कि रोज़ इतना डिस्टर्बेंस रहता है, उस दिन एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा शांत था। उस दिन फ्रांस लेट हुआ तो एम हैमिल ने इसे नहीं डांटा। एम हैमिल ने स्पेशल कपड़े पहने हुए थे। बैक बेंचर्स पे 3 बुढ़े लोग बैठे हुए थे। ओल्ड ऑफिसर, फॉर्मर मेयर, पोस्ट मास्टर। तो यही कुछ चेंजेस थे जो फ्रांस ने ऑब्जर्व किए। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बोला गया है हाउ डिड फ्रांस फीलिंग्स अबाउट एम हैमिल इन स्कूल चेंज। पहले बात, फ्रांस को ना अपने टीचर इतने पसंद थे, वो अपनी टीचर को क्रैंकी बुलाता था। क्या बुलाता था? क्रैंकी यानी कि सन की टीचर। प्लस उसे अपनी फ्रेंच लैंग्वेज में कोई भी कुछ खासा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब उसे पता चला कि उससे अब फ्रेंच लैंग्वेज सीखने का मौका पूरी तरह छीन लिया गया है, अब उसको कोई भी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाएगा, अब उसकी टीचर उसे छोड़ के जाने वाले हैं, तो एकदम से उसके मन में अपनी टीचर, अपने स्कूल, अपनी बुक्स के प्रति प्यार जागता है। वो बोलता है कि जो बुक्स उसे पहले न्यूसेंस लगती थी, न्यूसेंस यानी कि बोझा लगती थी, ट्रबल लगती थी, दिक्कत लगती थी, अब उसे वही अपनी बुक्स क्या लगती हैं? वेरी गुड, ओल्ड फ्रेंड्स। और उसकी जो टीचर है एम हैमिल, जिसे वो पहले क्रैंकी समझता था, अब एकदम से उसके मन में प्यार जागता है, अफेक्शन जागता है और वो इमोशनल हो जाता है कि क्या मेरे टीचर सच में मेरे को कल छोड़ के जाने वाले हैं। तो ये थे थिंक एज यू रीड के क्वेश्चन आंसर्स। अब चलते हैं हम जो चैप्टर के बाहर क्वेश्चन दिए हुए हैं, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। टेक्स्ट जो पेज नंबर 9 पे दिया गया है उसमें हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है सेकंड क्वेश्चन? फ्रांस थिंक्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट कुड दिस मीन। फ्रांस ने, आपने अच्छे से समझा है चैप्टर तो आपको पता होगा, जब क्लास में ग्रामर का चैप्टर चल रहा था बहुत ज़्यादा शांति थी। उस दिन एम हैमिल ने सबको बहुत ही सुंदर सुंदर कॉपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करी थी और कॉपीज़ पे फ्रांस ऑल्सोस करके सर्कुलर वे में लिखा हुआ था। ये कॉपीज़ को किसके सिंबॉलिक बताया गया है? फ्लैग्स के सिंबॉलिक। ये सब मैंने सारे पार्ट्स में अच्छे से समझाया है। अगर आपने पार्ट्स नहीं देखे हैं चैप्टर 1 के तो प्लीज़ देख लीजिए, आपको चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ग्रामर का चैप्टर चल रहा था तब फ्रांस क्या बोलता है, वो ऑब्जर्व करता है कि ऊपर पिजन्स हैं, यानी कि क्लासरूम के ऊपर रूफ पे पिजन्स बैठे हैं और वो धीरे धीरे कू कू कर रहे हैं। तो वो गुस्से में बोलता है कि जर्मन के लोगों ने हम पर तो रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, हमसे तो हमारी फ्रेंच लैंग्वेज छीन ली, अब क्या ये बेचारे पिजन्स पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे? क्या अब ये छोटे परिंदों से भी उनका हक छीन लेंगे और बोलेंगे कि ये जो तुम कू कर रहे हो ये भी तुम जर्मनी में करो? तो ये दिखाता है कि फ्रांस के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इरिटेशन था, एंगर था, फ्रस्ट्रेशन था, प्लस वो जर्मन लैंग्वेज और जर्मनी के लोगों को डिसलाइक करता था। प्लस ये वर्ड्स ये भी बताते हैं कि भले ही जर्मन के लोग ज़बरदस्ती रिस्ट्रिक्शंस और प्रोहिबिशंस लगा सकते हैं फ्रेंच लोगों पर उनके थॉट्स, उनके एक्सप्रेशंस और उनके व्यूज़ पे कभी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। यानी कि जर्मनी के लोग कितना भी कोशिश कर ले, जो फ्रेंच लोगों के आइडियाज़ हैं, जो फ्रेंच लोगों के एक्सप्रेशंस हैं, उनके जो व्यूज़ हैं, उनकी जो आइडियोलॉजीज़ है और उनकी जो लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज जो उनकी आइडेंटिटी बन चुकी है, उस पर कभी रोक नहीं लगा सकते और ना ही वो इन छोटे नन्हे मुन्ने पिजन्स जैसे छोटे परिंदों पे रोक लगा सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा रिवीलिंग है। वो फ्रांस के, ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट फ्रांस ने बोला है, ये फ्रांस के बिहेवियर को दिखाता है कि कहीं ना कहीं उसके मन में वो पेट्रियाटिज़म जाग चुका था, अपनी लैंग्वेज के प्रति प्यार जाग चुका था। प्लस ये स्टेटमेंट ये भी बताता है कि वो जर्मन के लोग फ्रेंच लोगों के एक्सप्रेशंस और व्यूज़ प्लस ये छोटे परिंदों पे कभी भी हक नहीं जमा सकते।
तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए, सारे डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग डिस्कस किए। अब आपका काम यही है कि आप मेरे सारे पार्ट्स देखें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 1। वोकैबुलरी और क्वेश्चन आंसर्स की ये वीडियो भी कंप्लीट कीजिए। मैं और बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगी, सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में। तो टिल देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। सो ओके, बाय।